हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी में। तो चलते हैं हम लोग आज। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आज यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट को हम लोग करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट है ये, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो प्रेजेंटेड बाय मुकेश, ठीक ना। तो मेरे द्वारा ये आज पढ़ाया जाने वाला है और हम लोग सीखेंगे और सिखाएंगे, ठीक ना। दोनों चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, चलिए देखते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है कि शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के कार्य पर क्या होती है, ये निर्भर होती है। यानी जो टीचिंग एप्टीट्यूड होती है एक राष्ट्र की प्रगति, ठीक ना, जो भी कोई राष्ट्र की प्रगति है उसमें ये क्या करती है, मानव संसाधन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्या है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता होती है। तो राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षक बहुत मायने रखते हैं, ठीक है ना। किसी भी फील्ड में आप जब भी इंटर करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपने किसी शिक्षक से सीखा है, ठीक है। तो शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में, ठीक ना, उच्च शिक्षण संस्थानों में क्या अध्यापन वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश क्या पाना चाहते हैं और उसमें पठन या शिक्षक के रूप में पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए, किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने की योग्यता, ठीक ना, उसकी बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड को हम लोग क्या संक्षिप्त में समझते हैं कि कभी भी एप्टीट्यूड जो होता है ना, एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब ये होता है किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें आपकी कितनी एप्टीट्यूड है, यानी एप्टीट्यूड कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल कह सकते हैं कि जो पात्रता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोलते हैं। आप देखते भी होंगे किसी कंपनी वगैरह में एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में होता है। क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में होता है, ठीक है, ताकि ये व्यक्ति इस कंपनी में कर पाएगा काम कि नहीं। तो एप्टीट्यूड लिया जाता है, यानी अभिक्षमता थोड़ा सा ज्ञात किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है शिक्षा और शिक्षण, क्या है, एजुकेशन एंड टीचिंग क्या है, चलिए देखते हैं कि शिक्षा और शिक्षण, एजुकेशन एंड टीचिंग में शिक्षण का मूल अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करना। क्या होता है, शिक्षण का मूल अर्थ क्या होता है, शिक्षा प्रदान करना। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है और जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा जो होती है ना, अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का क्या करती है, वो निर्माण करती है, उसी को क्या बोलते हैं, शिक्षा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, ठीक है, समाज और तथा राष्ट्र की विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सके। अब विशिष्ट क्षेत्र का मतलब ये हो गया, आप जैसे टीचिंग के क्षेत्र में हैं, आप अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो टीचिंग के क्षेत्र में क्या करेंगे, आप अपने राष्ट्र का विकास करते हैं, ठीक है, पढ़ाएंगे या हो सकता है उससे आप जॉब पाएंगे तो उससे जो आने वाली आय होगी वो क्या है, राष्ट्र में क्या होगा, टैक्स देंगे आप, तो तमाम क्या है, राष्ट्र का विकास होने वाला है, जिसमें क्या होगा, परिवार भी संतुष्ट रहेगा, समाज भी रहेगा और राष्ट्र भी रहेगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है, ठीक है। यानी शिक्षा जो होती है ना, किसी भी शिष्य, शिष्य मतलब छात्र, यहाँ शिष्य क्या है, छात्र, उसके ज्ञान में व्यवहार, ज्ञान एवं व्यवहार में, यानी उसका जो बिहेवियर है उसमें क्या होना, वांछित परिवर्तन आना, यानी परिवर्तन लाना, ये क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। चलिए, शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, है ना, जो शिक्षा प्रदान करता है उसको शिक्षक या अध्यापक या अध्येता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अध्येता का मतलब अध्यापक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता या फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, यानी फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है, यानी फैसिलेट करता है। शिक्षक क्या करता है, एक स्टूडेंट को या छात्र को क्या करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं शिक्षा के अर्थ क्या होते हैं। तो चलिए, दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है, कौन सा, एक क्या होता है, व्यापक होता है और एक क्या होता है, संकुचित होता है। तो चलिए देखते हैं शिक्षा के व्यापक अर्थ के रूप में क्या होता है। व्यापक का मतलब होता है बड़े पैमाने पे, ठीक है। यानी जैसे मैं कह दूं यह पूरा संसार ही क्या है, एक शिक्षा का क्षेत्र है। हम पूरे संसार में जाते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं,
शिक्षा ग्रहण करते हैं या सीखते हैं, तो ये क्या है, पूरा संसार हमारे लिए क्या है, शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, ठीक ना। यानी जो शिक्षा का अर्थ होता है सर्वांगीण, यानी हर तरह से विकास करना क्या होता है, और सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष हो, सब विद्यार्थी सब क्या है, सर्वांगीण विकास करते हैं। वही क्या शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि हम जीवन प्रयत्न कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहां स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है, वह दूसरों को भी कुछ न कुछ क्या करता है, शिक्षा देता है, यानी सिखाता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें क्या करती हैं, शिक्षा देती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि संकुचित क्या होता है। संकुचित मतलब बहुत ही छोटे स्तर पे, हम कह सकते हैं क्या, बहुत ही छोटे स्तर पे, यानी बहुत ही संकुचन, यानी उसका एरिया क्या हो, बहुत बड़ा ना हो, उसी को संकुचन बोलते हैं। चलिए, शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है, ये क्या संकुचन का एक रूप है, यानी शिक्षा संस्थान में देना। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि होती है, ठीक है, जो 1 साल या 2 साल या 3 साल की इसकी पाठ्यक्रम होता है या उसकी अवधि होती है। चलिए, शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना, जिसका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात मानक उपाधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। यानी हम लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें जैसे हाई स्कूल करना पड़ता है, तो हम लोग हाई स्कूल तक क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और वो बुक्स हमको मिलती हैं, जो जिसका निश्चित ही क्या होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, जिसको फिर हम लोग जब पास आउट हो जाते हैं तो उसमें हमें एक प्रमाण पत्र मिलता है, जिसको हम लोग संकुचन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा कहीं ना कहीं कक्ष और पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित रह जाती है। यानी संकुचन जो होता है ना, यानी संकुचित रूप से, यानी पाठ्य पुस्तक तक ही रह जाती है इसमें शिक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं। डेलोर कमीशन। अब डेलोर कमीशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में, कब, 1996 में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रीजर विद इन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थी में मानव अधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मक एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, शांति, अहिंसा और प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया है। यानी डेलोर कमीशन जब आया था 1996 में, तो इसने अपने रिपोर्ट में क्या बताया कि जो मानव का अधिकार है, ठीक ना, मानव जो अधिकार है, सामाजिक जो उसको उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक ना, उनकी सामाजिक जो समानताएं होती हैं, लोकतांत्रिक जो भागीदारी होती है, ठीक है, उसको क्या करना, पर्यावरण के प्रति, जो पर्यावरण है उसके प्रति संवेदनशील, शांति एवं अहिंसा, यानी हिंसा न करना, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर इसमें बल दिया गया था। किसमें, डेलोर कमीशन में। तो ध्यान रहे, डेलोर कमीशन कब आया था, 1996 में आया था। ठीक है, लर्निंग द टीजर विद इन में कहा गया है, ठीक ना, किसमें कहा गया है, लर्निंग द टीजर विद इन में। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारा है शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि होती है। यानी शिक्षण जो होता है ना, मूलतः एक बौद्धिक यानी बुद्धि की क्या होती है, गतिविधि होती है, जिसको हम लोग शिक्षण बोलते हैं। शिक्षण के दो मूलतः प्रतिरूप भी होते हैं, टीचिंग मॉडल होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देखते हैं। शिक्षण के विभिन्न स्तर भी होते हैं, ठीक है, यानी कई स्तर पाए जाते हैं, आगे जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं स्तर, ठीक ना। शिक्षण पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, यानी शिक्षण जो भी होता है पाठ्यक्रम उसका होता है, उसके अनुसार होता है। आगे देखते हैं। आगे क्या है, शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है, यानी वो क्या होता है, डायनेमिक होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कि शिक्षण अधिगम, जिसको लर्निंग, और अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शंस, प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग इत्यादि पर परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो शिक्षण होता है, शिक्षण मैंने बता ही दिया कि शिक्षण जो हम लोग क्या होते हैं, सीखते हैं, ठीक ना। अधिगम यानी जिससे लर्निंग होती है। अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शंस, जो हमारे अनुदेश होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जिसके अनुसार हम लोग सीखते हैं। प्रशिक्षण क्या होता है, ट्रेनिंग देना। जैसे हम लोग बीएड वगैरह करते हैं, उसमें टीचिंग की क्या होती है, हमें ट्रेनिंग मिलती है, बीटीसी में मिलती है, ठीक ना, इत्यादि परस्पर क्या होते हैं, आपस में घनिष्ठ संबंध होते हैं। तो आगे चलते हैं। शिक्षण एक व्यवसाय या वृत्ति या प्रोफेशन होता है, ठीक है। शिक्षण क्या होता है, एक व्यवसाय होता है। अब शिक्षण एक व्यवसाय क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब ये होता है, प्रोफेशन वो होता है जिसके माध्यम से, ठीक ना, हमारे किसी व्यक्ति या किसी मतलब किसी स्टूडेंट, या कह सकते हैं कि किसी को भी, है ना, हानि, नुकसान या फायदा होता है, उसको प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग एडवोकेट जो होते हैं,
है ना, वो एलएलबी वगैरह करना, ये भी प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। इंजीनियरिंग क्या है, ये भी प्रोफेशनल डिग्री है। वैसे बीएड या बीटीसी भी क्या है, आपकी प्रोफेशनल डिग्री होती है। तो ये हमारा क्या है, प्रोफेशन में आता है। आगे चलते हैं। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक होता है। तभी तो मतलब शिक्षण कौशल को प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि होती है। जैसे 2 साल हम लोग क्या करते हैं, बीएड करते हैं या बीटीसी करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये पढ़ाने और जो शिक्षण को प्राप्त करने का, ठीक ना, ये काफी समय लगता है इसमें। तो आगे चलते हैं। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ठीक ना। शिक्षण क्या हमारी विज्ञान तो है ही, और उसके साथ साथ क्या है, ये कला है, ठीक ना। इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं। बौद्धिक गतिविधि क्या होती है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी क्या होती है, चलिए देखते हैं। बौद्धिक गतिविधि, शिक्षण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि होती है, जिसमें क्या होता है कि बौद्धिक विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, यानी मनोवैज्ञानिक क्या होती है, प्रक्रिया होती है, ठीक है। और शिक्षण की सभी गतिविधियां शिक्षण उद्देश्य की स्थापना, जैसे पाठ्यक्रम विकसित करना, ठीक है, शिक्षण प्रविधि, ठीक ना, मूल्यांकन करना इत्यादि उद्देश्य से बौद्धिक क्या होता है, विकास होता है। जैसे पाठ्यक्रम को हम लोग क्या करते हैं, विकसित करते हैं, उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, उससे क्या होती है, हमारी बौद्धिक विकास होता है। आगे चलते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तित्व विभिन्नता के सिद्धांत, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट को अपनाया जाता है, ठीक ना। तो अलग अलग भिन्नताओं को क्या होता है, व्यक्तित्व को अपनाया जाता है। चलिए देखते हैं। आगे हमारा है कि शिक्षण के लिए आवश्यक है कि वह कक्षा के पर्यावरण को यथासंभव प्रेरणात्मक बनाए। शिक्षण प्रविधियां जैसे मस्तिष्क छंछावनी यानी ब्रेन स्ट्रॉमिंग जिसको बोलते हैं, ठीक ना, इसको ब्रेन स्ट्रॉमिंग याद रखेंगे। ये हिंदी वाला थोड़ा सा, ठीक ना, आप भूल सकते हैं, तो ये इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ब्रेन स्ट्रॉमिंग टेक्निक इत्यादि का उपयोग भी बौद्धिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए, यानी उसके अंदर जो भी चेंजेस लाने होते हैं, वांछित कार्यों की उपयुक्त योजना विकसित करता है, ठीक ना। उनमें शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में छात्र अनिर्मित उत्पाद यानी रॉ मटेरियल की तरह होता है, यानी रॉ मटेरियल की तरह होता है। अब शिक्षक के ऊपर दायित्व होता है वो कैसा उस छात्र को या स्टूडेंट को बना दे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा है वे कक्षा में विभिन्न आकांक्षाएं लेकर आते हैं। शिक्षक उनको सभ्य नागरिक के रूप में डालता है ताकि उनके सफल भविष्य का निर्माण हो सके। मानसिक विकास की कई विशेषताएं भी होती हैं इसमें। इसके अंतर्गत जैसे उत्तरोत्तर विकास यानी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जो होता है, नए विचारों का विकास करना, विचारों की अभिव्यक्ति, संज्ञानात्मक योग्यताएं जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज का विकास इत्यादि इसमें आते हैं। तो आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम में विविधता यानी डायवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करना होता है, यानी क्रिएटिविटी करना होता है, सृजनात्मक, है ना। यानी अलग अलग डायवर्सिटी के जो बच्चे आते हैं उनसे, जैसे अगर कोई बच्चा क्या है, हिंदी भाषी है, ये हिंदी जानता है, और कोई इंग्लिश जानता है, कोई संस्कृत जानता है, तो अगर ये बच्चे इनको क्या नाम है, डाइवर्सिटी है, यानी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है लैंग्वेज में। अगर बच्चा उसमें क्या संस्कृत भी पढ़ता है और उसमें इंग्लिश भी पढ़ रहा है और हिंदी भी पढ़ रहा है, तो वो 3 तरह से चीज़ों को जानेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति संस्कृत में बात कर रहा है तो संस्कृत को भी समझेगा, और इंग्लिश में को भी समझेगा और हिंदी को भी समझेगा। तो ये अलग अलग डाइवर्सिटी होती है। आगे चलते हैं। प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है, यानी पेडागोजिकल अप्रोच होते हैं वो क्या होती है, चलिए देखते हैं। प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण यह शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण होता है, यानी जो शिक्षक होता है उसका परंपरागत क्या होता है, दृष्टिकोण होता है। इसमें शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, गति, सामग्री यानी प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है ना। और उसके बाद शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतया शिक्षक पर इसमें क्या होता है, आश्रित होता है ना। उसके बाद यह तय करना पूर्ण रूप से शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है, कौन, शिक्षक के द्वारा, ठीक है। तो जब तक पेडागोजी होती है, शिक्षक छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। इस दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पेडागोजी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिक्षण का विज्ञान, ठीक है। पेडागोजी का मतलब शिक्षण का विज्ञान होता है। आगे चलते हैं। शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण यानी एंड्रोगोजिकल अप्रोच होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग इससे पहले पेडागोजी
पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग क्या पढ़े, एंड्रागोजी। एंड्रागोजी में क्या होता है, इस प्रतिरूप के अंतर्गत शिक्षार्थी विद्यार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है, यानी वह सेल्फ निर्देशित होता है। उसमें क्या करेगा, स्वयं उत्तरदायित्व माना जाता है, यानी स्वयं ही वो पढ़ता है, ठीक ना, स्वयं उसको मतलब जो भी है पढ़ने के लिए अप्रोच मिलते हैं। आगे चलते हैं। शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तथा सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विवेचना में निहित होता है। इसमें शिक्षार्थी जो होता है केवल ज्ञान ही प्राप्त करता नहीं है, बल्कि उसकी विवेचना में भी वह निहित होता है। आगे चलते हैं। शिक्षार्थी सीखने की गति स्वयं निर्धारित करता है। इसमें क्या करता है, शिक्षार्थी जो सीखने की उसकी गति होती है वो स्वयं ही निर्धारित करता है। आगे देखते हैं। शिक्षार्थी का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करता है, यानी शिक्षार्थी खुद ही अपने वातावरण को तैयार करता है। आगे देखते हैं। स्वयं मूल्यांकन, इसमें क्या करता है, शिक्षार्थी खुद ही मूल्यांकन करता है, एक विशेषता दृष्टिकोण को एक विशेषता में ये खुद ही स्वयं मूल्यांकन करता है। आगे देखते हैं। ये दोनों मूलतः मॉडल चरम स्थितियों को वर्णित करते हैं। व्यवहारिक रूप से शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के बीच में कहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि एंड्रागोजी और एक पैडागोजी। पैडागोजी का मतलब होता है जिसमें क्या छात्र क्या होता है कि अध्यापक पर डिपेंड रहता है, जबकि एंड्रागोजी में क्या होता है, वो सेल्फ लर्निंग, वो खुद ही पढ़ता है, खुद ही वो मूल्यांकन करता है। तो ये दोनों अंतर है इसमें, एंड्रागोजी और पैडागोजी में। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे है शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। कौन कौन से होते हैं, चलिए। शिक्षण के मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु निम्न 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाना जाता है, ठीक ना। शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, जैसे स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल, ठीक है। और दूसरा क्या, अवबोधन स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग एक एक करके इसको पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं। स्मृति स्तर क्या होता है, स्मृति स्तर वो होता है, शिक्षण की स्मृति के मुख्यतः प्रस्तावक क्या है, हर्बर्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि मेमोरी लेवल जो है स्मृति स्तर है, उसके मुख्य प्रस्तावक कौन है, हर्बर्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होता है। मेमोरी लेवल का मतलब ये होता है, इसमें क्या रट्टा मार के, यानी खूब मेमोरी का यूज करके इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे बच्चे नहीं, छोटे बच्चे होते हैं जो गिनती को याद करते हैं या अपने अल्फाबेट को याद रखते हैं, तेज तेज से चिल्लाते हैं ताकि मेमोराइज कर जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। यह तथ्यों को कंठस्थ, यहाँ देखिए आ भी गया कि कंठस्थ करने के लिए, यानी रोट लर्निंग इसमें होती है, और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कंठस्थ करता है, यानी रटता है इसमें, किसमें, मेमोरी लेवल में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रतिक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स मानी जाती है। इसमें क्या होता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है। आगे चलते हैं। सीखने की तीव्रता, रैपिडली इन लर्निंग, प्रतिधारणा की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिगम कॉन्सिस स्तर पर लेकर अपनी उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण होते हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। इस स्तर पर मूल्यांकन में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रश्न की परीक्षा ऐसे टाइप क्वेश्चन को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। ऐसे टाइप यानी उसको क्या किया जाता है, ढेर सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उनके बारे में सोच समझकर लिखने के लिए किया जाता है, यानी वो अपनी मेमोरी का यूज करके, ठीक ना, वो लिख सके उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। चलिए देखते हैं। मॉरिसन, सबसे पहले याद रखेंगे इसके प्रस्तावक कौन है, मॉरिसन, ठीक है। मॉरिसन इसके प्रस्तावक हैं। तथ्यों को न केवल याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी होता है, मेमोरी प्लस इंसाइट, ठीक है। इस स्तर में उद्देश्य विषय में दक्षता प्राप्त करने एवं सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना होता है। सामान्यीकरण का अर्थ है अवधारणाओं, ठीक है ना, जो अवधारणाएं होती हैं, सिद्धांत होते हैं, संकल्पना होती है, परिभाषाएं होती हैं, आदि को समझने की क्षमता का विकसित होना, ठीक है, विकास करना होता है इसमें, किसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे न्यूटन के सिद्धांत को, ठीक ना, शिक्षण के सिद्धांत, संविधान क्या है इत्यादि, यह छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। यह शिक्षा और शिष्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात यानी एसिमिलेशन करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध प्रकार के प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चन, लघु
लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सम्मिलित किए जाते हैं। चिंतन या विमर्शी स्तर क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। हंट, इसके क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल के कौन है? हंट है। इस स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है? हंट है, ठीक है। यह शिक्षण उच्चतम स्तर, स्मृति में स्तर या ग्रहण शक्ति स्तर दोनों इसका आधार होता है, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखेंगे कि जैसे मेमोरी लेवल कौन थे? हर्बर्ट थे। और क्या नाम है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मेमोरी लेवल। फिर ये लास्ट वाला क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं फिर, है ना। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, स्मृति स्तर एवं ग्रहण शक्ति स्तर दोनों के आधार हैं। इसमें क्या है? यह शिक्षण का समस्या केंद्रित होता है, यानी प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है, दृष्टिकोण होता है। कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र, ओपन या इंडिपेंडेंट होता है। इसमें कक्षा का जो वातावरण होता है ना, वो बिल्कुल ओपन होता है, इंडिपेंडेंट होता है, खुद इसमें पढ़ता है छात्र, ठीक है। यह स्तर विचारशील होता है, यानी जो भी पढ़ता है वो विचार करके पढ़ता है, शक्ति विकसित और शक्ति को विकसित करता है ताकि शिक्षार्थी तर्क और कल्पना, इसमें क्या है? तर्क भी कर सके और कल्पना भी कर सके और सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके। इस स्तर पर छात्र समस्याओं को निवारण हेतु अनुसंधान भी कर सकते हैं, ठीक है। अनुसंधान मतलब खोज, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। परीक्षा के लिए मुख्यतः निबंध प्रकार ऐसे टाइप प्रश्नोत्तरी का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा कि ऐसे टाइप यानी सोच समझकर स्टूडेंट क्या करता है? लिखता है। निबंध परीक्षा के साथ मनोवृत्ति, एटीट्यूड, विचार, थॉट एवं भागीदारी को भी मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब ये स्लाइड आपकी खत्म हो गई है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या, ठीक ना। इस पूरे क्लास में हम लोग सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें जो क्या नाम है, जो अभी लेवल पढ़े हम लोग, यानी ये जो लेवल है आपका, जो मेमोरी, जैसे मेमोरी लेवल है, ठीक ना। इसको किसने किया था? हर्बर्ट ने किया था। और उसके बाद ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने किया था? मॉरिसन ने किया था, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला जो था, क्या नाम है, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये हंट ने किया था, ठीक ना। ये हमें क्या याद रखना है? इसके प्रस्तावक जो है याद रखना है। इस पूरे क्लास में हमें ये 3 चीजें जरूर याद रखनी है कि रिफ्लेक्टिव किसने दिया, मेमोरी लेवल किसने दिया है और अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो फिर हम लोग इस क्लास को क्या करते हैं? ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या, ठीक है। थैंक यू।